हेलो दोस्तों, नर्सिंग एक्सपर्ट्स प्लेटफॉर्म पे आपका मोस्ट वेलकम है। और आज हमारे साथ है प्राक्षी, जो रिसेंटली एम्स ऋषिकेश में वर्किंग है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हाय प्राक्षी। हेलो सर। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। तो प्राक्षी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, प्लीज़ बताएं आप। सर मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। और मेरा एक छोटा भाई है, बाकी मम्मी पापा हैं बस। ठीक है। तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर शॉपकीपर है, मतलब बिजनेस है उनका खुद का। ठीक ओन है। बिजनेस। मदर टीचर है। टीचर है। अब आप मुझे बताएं कि आपकी डीएसएसबी की क्या रैंक थी? सर मेरी 123 रैंक है अभी। आप कौन सी कैटेगरी, जनरल से हैं? हाँ जी सर। तो दोस्तों, प्राक्षी की 123वीं रैंक थी और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आपकी नॉर्सेट 8 में क्या रैंक है? 655 रैंक है सर। 655 है। इससे पहले आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए थे? सर मैंने नॉर्सेट 5 से स्टार्ट आपकी किया जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी? नॉर्सेट 5 से किया था। हाँ जी सर। उस टाइम क्या आपकी थी उस रैंक? टाइम तो सर 4900 थी। उस टाइम तो बस 2-3 मंथ्स कोचिंग लेके लिया था। फिर भी आपका सिलेक्शन हुआ था? हाँ जी, उस कहाँ पे टाइम हुआ मुझे था? एम्स पटना अलॉट हुआ था। ठीक है। उसके बाद मैंने नॉर्सेट 7 दिया था। ठीक है। उसमें मेरी रैंक आई थी 252, तो मुझे एम्स ऋषिकेश अलॉट हुआ। ठीक है। इस बीच मैंने ESIC दिया, वो शॉर्ट लिस्ट हुआ था। DSS भी दिया, उसमें 123 जनरल रैंक आई है। ठीक है। CRE दिया, उसमें 490 रैंक है। ठीक है। और उसके अलावा तो लास्ट ये एग्जाम नॉर्सेट 8 दिया, तो इसमें 655 रैंक है। ठीक है। तो जो आपका अभी नर्सिंग प्रोफेशन है, इसमें किसी ने आपको फोर्स किया था या अपने मन से आप आए थे, या किसी ने गाइड किया था आप ये नर्सिंग कर लो? सर नहीं, गाइड नहीं किया था, मतलब अपने मन, मतलब मेरे को उस टाइम पे मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे। अच्छा। तो मैंने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो उस टाइम पे मेरा सफदरजंग का एग्जाम क्लियर हो गया था। अच्छा। और मैंने, मतलब मेरे सीनियर्स कुछ थे जो पास आउट थे मेरे से पहले की 12th, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि ये कोर्स कर सकते हो, अगर आपका मेडिकल स्ट्रॉन्ग है तो आपको आगे फील्ड अच्छी है, ये स्कोप है बहुत सारे। तो मैंने तब ज्वाइन किया। आप एकेडमिक उसके बारे में कुछ बताएं। आपने कहाँ से किया था सर, और कब के पास आउट हैं आप? सर मैंने सफदरजंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से अपनी BSc ऑनर्स नर्सिंग कंप्लीट करी थी 2023 में। ठीक है। और वहाँ से अच्छा, मतलब स्टडीज वगैरह बता। तो आपने कोचिंग का कब प्लान किया था, मुझे अब कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? सर मैंने 2023 में ही प्लान किया था, जब हमारा लास्ट ईयर चल रहा था। तो तब सीनियर्स से ही रिकमेंडेशन मिला था कि आप नर्सिंग एक्सपर्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने जैसे ही हम पास आउट होने वाले थे मई के पास, तो मैंने तब कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। तो आपको नर्सिंग एक्सपर्ट्स के बारे में किसने गाइड किया कि वही ज्वाइन करना है? सर हमारे पास आउट सीनियर्स वहीं से ही कोचिंग लेके, अच्छा, आपके सीनियर वहीं के थे। तो उन्होंने बोला था कि मटेरियल अच्छा प्रोवाइड होता है, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हो, और मतलब टीचर से इजीली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप बात कर सकते हो कभी भी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्राक्षी से कि इनका डेली रूटीन क्या था जब इन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया। ड्यूरिंग कोचिंग कैसे पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे, कहाँ से पढ़ते थे, किस किस चीज़ को रेफर करते थे, क्या हमारे नोट्स, नर्सिंग एक्सपर्ट्स के नोट्स या नर्सिंग एक्सपर्ट्स की जो फैकल्टी है वो सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? अब हम आपको, आपके सामने प्राक्षी सब कुछ क्लियर बताएगी। सर मैंने ड्यूरिंग कोचिंग जो सबसे पहला एग्जाम दिया था 2-3 मंथ्स की प्रिपरेशन के लिए, तब मैंने मेन कोचिंग के सारे लेक्चर्स जितने भी थे हमारे पास अपलोडेड, वो सारे लिए थे सबसे पहले तो। फिर उसकी नोट्स की रिवीजन स्टार्ट करी थी। ठीक है। 2-3 टाइम्स तो रिवीजन करी ही थी। उसके अलावा जो सर कोई कहते थे कि बुक, जैसे चाहे तुम टारगेट हाई मिनिमम कोई भी देख लो, बोलते थे कि उसमें जो जो चीज़ें ऐड करनी है अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, ताकि तुम रिवीजन कर सको। मेन मैंने नोट्स ही रिवाइज किए हैं, मल्टीपल टाइम्स करे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस फर्स्ट एग्जाम में तो करी थी मैंने नॉर्सेट 5 में। उसके बाद मेरे को मतलब आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चन होने हैं। प्लस में कुछ सर बोर्ड पे भी हमें ड्यूरिंग क्लास बताते थे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उससे मेरा फ्लो बन गया था। तो उसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगा। तो मैं आपको एक मिनट के रोकना चाहूँगा प्राक्षी। जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं, क्या वो सफिशिएंट है आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? सर के जितने भी नोट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितनी फैकल्टी हैं, उनके जितने भी नोट्स हैं वो बहुत सफिशिएंट है। मतलब अगर वो चीज़ें हम ले लें तो एक बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा वो आप कर पाओगे अटेम्प्ट। प्लस वो ये भी बताते हैं कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, से स्कोरिंग कितनी है, आप वो सब आइडिया दे देते हैं। तो आपको पहले आइडिया होता है आपको करना कितना है अटेम्प्ट है और कैसे करना है। कई बच्चे प्राक्षी इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि कुछ चीज़ यहाँ से पढ़ते हैं, कुछ चीज़ वहाँ से पढ़ते हैं, कुछ यूट्यूब से पढ़ते हैं। क्या अलग अलग जगह से लेने से सिलेक्शन जल्दी होता है? सर नहीं, मल्टीपल कोचिंग से जितना ज़्यादा हम मल्टीपल कोचिंग के लेक्चर्स देखेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हर कोई अपने रेफरेंस में अपनी सही चीज़ पढ़ाता है और वो लोग वही कहेंगे कि वो चीज़ सही है, करेक्ट है। हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते, बट अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस। और प्लस में नर्सिंग एक्सपर्ट्स ना जब न्यू लेक्चर्स आते हैं, एक तो रिकॉर्डेड पुराने ले रहे होते हैं, एक जो न्यू उसी टाइम पे बैच स्टार्ट करा जाता है ना, उस टाइम बिल्कुल अपडेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं। जो भी चीज़ अपडेट होगी ग्रुप में आ जाएगी, तो वो चीज़ अपडेट होती चली जाती है और नोट्स खुद ब खुद अपडेट हो जाते हैं और फिर फ्लो बन के बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हो, क्या साथ के साथ हमें MCQs भी सोल्व करने चाहिए, या आप पहले थ्योरी पढ़ें उसके बाद में फिर MCQs करें?
जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ें, अगर जैसे हम स्टार्ट करें, हमें नहीं आइडिया कुछ भी, तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ जब हम नोट्स पढ़ रहे हैं पहली बारी, तब हमें करने चाहिए, क्योंकि तब हमें पता ही नहीं है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। लेकिन जब 2-3 मंथ बाद हमें ये आइडिया हो जाता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से ही पूछेंगे, या इतनी ही प्रैक्टिकलिटी में जाएंगे वो लोग अपना करेंगे, तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपका ऐसा होगा कि आप नोट्स पढ़ के बाद में रिवाइज करोगे तब भी बन जाएगा, बट स्टार्टिंग में आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है। प्राक्षी, कुछ बच्चे हैं ना जिनको एग्जामिनेशन फोबिया होता है, वो जो हमारे जो टेस्ट सीरीज होती है ना उससे डरते हैं कि यार मैं ज्वाइन करूं, इसमें मैं अटेम्प्ट करूं, मेरे क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट होंगे, नंबर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, बच्चे हंसेंगे, तो क्या इस तरह का फोबिया बच्चों को रखना चाहिए? सर वो ऑलरेडी मुझे भी था एग्जामिनेशन फोबिया, जब तक मेरी पहली जॉब नहीं लगी थी, उसके बाद मेरे को कोई फोबिया रहा नहीं, बट वो होता है, बट एक आइडिया लग जाता है। पहली जॉब के टाइम पे तो लेनी चाहिए टेस्ट सीरीज आपको हमेशा, क्योंकि उस टाइम पे आपको आइडिया कैसे होगा क्वेश्चन का, कि एकदम से सडन 100 क्वेश्चन आ गए, आपको एकदम से 90 मिनट्स होते हैं नॉट प्री में, कैसे आप 100 क्वेश्चन रीड करोगे, कैसे उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे। तो ठीक है। आपकी रिवीजन को लेके क्या स्ट्रेटेजी थी? सर रिवीजन तो हर एग्जाम, जितने भी एग्जाम हुए उससे पहले रिवीजन ही हुई है नोट्स की। 15 डेज, 1 मंथ पहले नोट्स रिवीजन शुरू हुई, एक बार हुई है, 2 बार हुई है, वो नोट्स रिवाइज होते रहे, बेसिक स्ट्रॉन्ग होते गए, तो फिर उसके बाद, और बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने अगर 2023 में कोचिंग ली थी तो मैं अगर आज सर से कोई बात करूँ तो उन्हें कोई दिक्कत है, सारी फैकल्टी से कांटेक्ट है, आप कभी भी कुछ भी पूछो, कोई भी डाउट हो वो उसी टाइम बता देते हैं कि हाँ ऐसा है। इवन वो फोन भी कभी भी अटेम्प्ट कर लेते हैं कि आपका क्या इशू है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मान लो हमारे एग्जाम के 15-20 दिन बचे हैं अभी, ड्यूरिंग दिस हम क्या करते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी उम्मीद टेस्ट सीरीज चल रही थी नोट सेट 7-8 से पहले, तो क्या आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज हमारे लिए बेनिफिशियल है? हमारे पास एक शॉर्ट टाइम है, लिमिटेड टाइम है, इस टाइम में क्या हमें वो ज्वाइन करना चाहिए? जब जैसे 7:30 से 8:30 1 घंटे की वो आती थी, क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल है तो कैसे है वो, आप एक बार बच्चों को बताएं। सर जो लास्ट के 10 डेज होते हैं उसमें रिवीजन तो है ही है, लेकिन साथ में टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका फ्लो कैसे बनेगा कि आपको एक साथ इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। पेपर के टाइम पे हम लोग टायर्ड हो जाते हैं कंटिन्यूस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, ठीक है, उस टाइम पे एक तो फैलीफोबिया है, प्लस में एंजाइटी हाइपर बिल्कुल पीक लेवल पे होती है, तो कैसे अटेम्प्ट होंगे? तो उसके लिए फ्लो बनेगा, 10 दिन से आदत होगी, तब तो हम 100 क्वेश्चन उस टाइम पे कॉन्फिडेंस से रीड करेंगे, वरना हम क्वेश्चन ही गलत रीड करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट एक वर्ड आता है वो ही नहीं रीड करते तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक, अच्छी बात है। अब आप स्टूडेंट को ये बताएं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, जब आपके साथ में पेपर हो रहा है तो उसमें कैसे क्वेश्चंस करें, कितने अटेम्प्ट करें, कहाँ हमें लगता है भाई इतना तो सेफ स्कोर है, इससे आगे हमें नहीं जाना चाहिए, या नेगेटिव मार्किंग हो रही है उससे कैसे बचा जाए? सर सबका वैसे तो अपना तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का, किसी कैसे निकली रैंक, वो सबका अपना मेथड है, बट मेरे हिसाब से जितना क्वेश्चन जितना आपको आता है ना, सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए। मतलब जैसे 100 में से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 80 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट करें उसकी रैंक ऊपर ही आएगी। मेरी 65 रैंक थी, मतलब 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तब भी मेरी 99% आई थी, मैंने 70 करे तब भी मेरी 99 आई, उससे कोई फर्क नहीं है। नेगेटिव कंट्रोल करना ही मेन है, तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप 80 करोगे, 15 नेगेटिव करोगे, वापस पीछे आ जाओगे। इससे बेटर है आप 65 करो, 70 करो, उतना ही करो। आपके कहने का मतलब है अगर आप 100% श्योर है तो इसको आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आप एक पेपर में रिस्क कितने क्वेश्चंस का ले सकते हो? 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 10 क्वेश्चन से ज्यादा का रिस्क आप ले नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नेगेटिव में जाओगे और बिल्कुल रैंक नीचे जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। 160 में आप 20 का मैक्सिमम ले सकते हो, वो आइडिया लग जाता है, लेकिन 130 से 140 160 में से बहुत सेफ है, ये ठीक ही होंगे ऑलमोस्ट, और 100 में से 65 बहुत सेफ है, इतना ही करें। अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताओ कि ड्यूरिंग आपकी प्रिपरेशन किन किन लोगों का बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट था? सर उस टाइम तो फर्स्ट टाइम तो नर्सिंग एक्सपर्ट्स में जितने भी फैकल्टी थे उनका बहुत सपोर्ट था। महावीर सर से जब भी डाउट होता था सीधा फोन कर देते कि सर नहीं समझ आ रहा है, तो वो कभी भी फोन अटेंड करेंगे, कभी भी कुछ भी पूछोगे, उनको नाम याद होता है स्टूडेंट का, हाँ ये स्टूडेंट है, इस बैच में है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, हम करवा देंगे अरेंज। और इवन किसी भी टीचर से कभी भी डाउट पूछ लो, वो उसका आंसर दे देंगे। नहीं अगर उनको लग रहा है कि कुछ अपडेट हुआ है तो वो अगले दिन रिप्लाई करेंगे, लेकिन वो रिप्लाई जरूर करेंगे कि हाँ ऐसा हो चुका है। तो उनका सपोर्ट तो सर उसके बाद मैंने एक ही बार लिया कोचिंग, लेकिन उनका सपोर्ट लास्ट 2 ईयर से मेरे साथ है ही है, कंटिन्यूस उन्होंने करा है और आज भी सब कॉन्टैक्ट में है, तो उनका तो है ही। ठीक है। अच्छा, कोचिंग और घर की जो स्थिति होती है, जैसे आप घर से आ रहे हो, जा रहे हो, खाना है, बीच में आपका मम्मी का सपोर्ट है, मम्मी आपको खाना बना के दे रही है, पापा हैं आपके, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो इसमें फैमिली का भी कुछ इंपॉर्टेंस होती है? सर फैमिली की तो होती ही है। वो लोग अगर जैसे हम फर्स्ट टाइम जब ट्राई कर रहे होते हैं तब फैमिली ऐसी होती है कि आप सिर्फ पढ़ो, हम बाकी काम हम लोग देख लेंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ इतना ही काम करना है, तो आप पढ़ो पूरे दिन, खाना वो करेंगे, कुछ भी चाहिए आएगा। ऐसा होता था कि पूरे दिन आप बैठे हो, आप लेक्चर्स ले रहे हो कंटिन्यूसली और सिर्फ सामने खाना आ रहा है और घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है हम बैठे हैं, बस आप एक बार आपकी जॉब लग गई तो आपके अलावा आपकी पूरी फैमिली सिक्योर हो जाती है।
तो फिर उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। घर वालों के सपोर्ट के बिना तो सर बीएससी नहीं होती। अच्छा, कई बार प्राक्सी ऐसा होता है, जैसे आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई, जैसे बीएससी नर्सिंग आपने कंप्लीट कर लिया, तो घर वालों ने ऐसा नहीं बोला कि आप एक बार जॉब करो? नहीं सर, मेरे घर वालों ने कभी सपोर्ट ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि तू प्राइवेट में जॉब करेगी, तेरे में पोटेंशियल है, तू क्लियर कर सकती है एग्जाम, तो तू उस पर फोकस कर। प्राइवेट में जॉब करके क्या ही होगा, पहले तो प्राक्सी कई घर वाले ये नहीं समझते, मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ, कई घर वाले बच्चे को टाइम ही नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि अब हमने 4 साल बच्चे को पढ़ा दिया, अब बच्चा प्राइवेट जॉब में जाए, अपना जॉब भी करे और साथ के साथ पढ़ाई करे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों चीज़ें बच्चा एक बार में प्रॉपर मैनेज कर पाएगा? सर नहीं, प्राइवेट जॉब, एक तो हम कॉलेज से पास आउट होते हैं, हमें ऐसे जॉब की आदत नहीं है। फिर प्लस में प्राइवेट जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क होता है, मेंटली प्रेशर भी होता है। स्टार्टिंग में आप गए हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको सब सीखना है। जब आप उस सब में लग जाओगे तो आपका मेंटल टायर्डनेस तो हो ही जाएगी रात तक आते आते। फिर आप कैसे कोई चीज़ याद करोगे, आपकी वो पोटेंशियल खत्म हो जाता है। आपके दिमाग में कितनी चीज़ें जाएंगी एक टाइम पे। या तो प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन ठीक कराओगे, लेकिन थ्योरी तो स्ट्रांग ही नहीं होगी ना, तो बेस ही नहीं बनेगा तो आगे तो कैसे पहुंचेंगे? आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को ये कहना चाहोगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको एनाटॉमी से स्टार्ट करना है, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके क्लियर होने चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें आती है। आप एमसीक्यूज करो, आप कोचिंग करो, इवन आप जो भी अपना डेली शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप स्टूडेंट्स से क्या बात करना चाहेंगे रिगार्डिंग जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि इस रास्ते से जाओगे तो आप जल्दी अपने एम्स पे पहुंचोगे, गोल पे पहुंचोगे? सर एक ही सजेशन है, पहले तो 4 इयर्स के पास आउट होने के बाद एकदम से कोई जॉब इस सब में नहीं जाना है, डाइवर्जन की जरूरत ही नहीं है। 1 साल अपने आप को टाइम दो, 1 साल में पेपर क्लियर हो सकता है, 1 साल नहीं तो 2 साल में हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़, जब आप पढ़ रहे हो तो फिर आपका फोकस उतना टाइम आपको सिर्फ स्टडीज़ को ही देना है। जब आप दे रहे हो कि 3-4 महीने में अगर आपने कंटिन्यू स्टडी करी है तो आपका पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा, आपको एम्स अलॉट होगा। आप एक बार ट्राई करो, आपको पहला एम्स जो मिला है वो आपका नहीं इतना कि आपको फिक्स है कि आपको वहीं रहना है, तो आप फिर दोबारा तैयारी करो। लेकिन तब आपको सिर्फ 1 महीना चाहिए होगा अपने नोट्स के लिए, आपका बेसिक बन चुका होगा। तो आपको सिर्फ 3 या 4 महीने कंसिस्टेंसी दिखानी है। वो कंसिस्टेंसी अगर आप बिना जॉब के दिखाओगे तो वो ज़्यादा बेटर है, जॉब के साथ दिखाओगे तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वो कंसिस्टेंसी काम आती ही नहीं है कभी भी। तो फोकस आपका मेन स्टडीज पे रेगुलर। प्राक्सी एक चीज़ बताओ, जैसे कोई बच्चा एग्जाम के लिए जाता है और उस टाइम का जो फोबिया होता है, सबसे खतरनाक वो पीरियड्स होता है। हाँ। जब आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, ड्यूरिंग दिस उसको कैसे, मतलब उसको आप उसका कैसे सामना करोगे? सर, या अगर आपको हेजिटेशन हो रहा है या मान लो कि बहुत ज़्यादा फोबिया है, आपके हाथ पैर फूल रहे हैं, तो उस टाइम कैसे मैनेज उसको करना है मेरे को? सर एग्जाम फोबिया, मेरे को एग्जाम फोबिया है, तो मैं पहले वाले एग्जाम में तो मुझे था ही, बहुत ज़्यादा था, एक्सट्रीम, मतलब मेरे को तो हाथों की शिवरिंग भी हो रही थी पेपर में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एग्जाम फोबिया को फेस करने का तरीका यही है कि पहले तो आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा, आपके पास इतना टाइम होता है कि एक डीप ब्रीथ लो, उसी टाइम पे वापस रीड करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। जितना ज़्यादा हाइपर होते हैं ना, उतना ज़्यादा एक ही गड़बड़ होती है कि जो आते हुए क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी हम गलत कराते हैं। एक वर्ड से क्वेश्चन चेंज हो जाता है, एक नॉट, एक एक्सेप्ट। आपने कभी भी देखा होगा ना, बाद में क्वेश्चन आते हैं जो आपके साइट्स पे, वो अलग अलग आते हैं, उसमें आता है कि ये पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन में आया ही नहीं होता वो चीज़। वो जल्दबाजी में मतलब उसको प्रॉपर देख नहीं पाते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हाँ हमने 80 करे हैं, हम लोग करेक्ट हैं, हमारा तो होगा ही होगा। जब आंसर की आती है तब पता लगता है एक्चुअली क्या हुआ है। 25 नेगेटिव चले जाते हैं और फिर वो पीछे पहुंच जाते हैं, उनका पेपर ही क्लियर नहीं हुआ है। सही बात करो आप। तो कुछ नहीं, एग्जाम फोबिया कुछ भी नहीं है, बस डीप ब्रीथ करो, बैठो आराम से, शांति से। पढ़ा है तो क्वेश्चन देखते याद आएगा, अरे ये तो सब पढ़ा हुआ है, और वो भी 3-4 महीने की स्टडीज बहुत। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था प्राक्सी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि इनिशियली 10-15 क्वेश्चन हमें आए नहीं और बच्चा बिल्कुल होपलेस हो जाता है, घबरा जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? सर ये होता है, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि 2020 का सेट आना है, पहले 20 ऐसा हमेशा ही होगा, हर किसी के हर 20 कंफर्म, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता कभी भी। ठीक है, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जो घुमा के आएंगे, और वो तुम्हारे लिए जो 30 है वो किसी और के लिए 30 मुश्किल होंगे, सबके लिए होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो अगर पहले सेट में नहीं आया तो होपलेस नहीं होना है, क्योंकि सेकंड सेट में ऐसा भी हो सकता है आपको 15 के 20 के 20 आते हैं, तो पहले सेट में जितने आते हैं उतने करो, कोई बात नहीं, एक और सेट है, एक और सेट है, एक और सेट है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। 60 तो आप फिर भी अटेम्प्ट करके आओगे ना, और 60 अगर आपने करेक्ट किए तो आप 99+ श्योर हो, आपका कहीं ना कहीं होगा सिलेक्शन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि नर्सिंग एक्सपर्ट्स में आपकी इस जर्नी में क्या रोल है जो नर्सिंग एक्सपर्ट्स ने निभाया है? सर नर्सिंग एक्सपर्ट का तो कांस्टेंट सपोर्ट रहा है, गाइडेंस रही है, पूरे टाइम उन्होंने इंश्योर करा है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना ही मेंटल स्ट्रेस होना चाहिए, ना ही बच्चे को उस टाइम पे एंजाइटी होनी चाहिए, कुछ नहीं। आपको जो पूछना, एक रात पहले भी वो लोग ऐसे क्लास लेते हैं प्रॉपर कि ऐसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कुछ पैनिक नहीं करना, रात को चिल करके सो, सुबह उठो, पेपर दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमने पढ़ाया है उतना सफिशियंट है, वो लोग इंश्योर कर देते हैं। बस यही है, हम लोग नहीं समझ पाते पहले एग्जाम के टाइम पे कि हाँ एक से इतने से काम हो जाएगा हमारा, हम और पढ़ लेंगे, नथिंग वर्क्स। बस उनका सपोर्ट और उनकी जो नोट्स है ना वो पढ़ो, बहुत है,
बहुत मतलब। ठीक है। अच्छा, आप लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे जो अभी प्रिपरेशन करना है उनको? कोई भी ऐसे 3 आपकी जो आपकी स्ट्रेटेजी रही हो, 3 ऐसी चीज़ें बताओ ताकि फ्यूचर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिले। फर्स्ट कंसिस्टेंसी, वो तो मेन है, होनी चाहिए। दूसरा डिस्ट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेन फोकस और टारगेट क्लियर होना चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, कैसे भी जाना। तीसरा टाइम मैनेजमेंट जितना ज्यादा होगा इजीली आपका हो जाएगा। आपको टाइम मैनेज करना है, 1 घंटे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 6 घंटे अपने 6 आवर्स तो निकल सकते हैं पूरे टाइम में आपके 12 आवर्स के अंदर। 12 आवर्स अगर आप सो भी जाओगे ना तो भी 12 घंटे हैं। उस 12 घंटे में आप 6 घंटे पढ़ो, 1 घंटा क्वेश्चन। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट तो पीक लेवल पे है सर, उसके आगे तो कुछ नहीं है। टाइम मैनेज करोगे तो हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और थैंक यू सो मच प्राची, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। और नर्सिंग एक्सपर्ट्स परिवार हमेशा आपके साथ रहेगा। भगवान आपको तरक्की दें और स्वस्थ रखें। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू।